हेलो, वेलकम बैक वंस अगेन। जैसा कि आप सबको मालूम है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है मॉडल ऑक्सिलरीज का, जो कि हमने कल स्टार्ट किया था। कल आपको बताया मॉडल ऑक्सिलरीज आर दोज वर्ब्स, दोज हेल्पिंग वर्ब्स विच टेल द मूड ऑफ द मेन वर्ब। और ये कई सारी हैं: कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड और डेयर। इनमें से कुछ हमने कल की हैं, जैसे कैन कर लिया, और कुड भी हो गया, विल हो गया, वुड भी हो गया, और नेक्स्ट शैल आज करेंगे। व्हाट डज इट डिनोट? व्हाट आर द notions that are denoted by this helping verb? It is used to denote the notions of promise, threat, command, determination। ये कुछ आइडियाज हैं जिनको व्यक्त करने के लिए हम शैल की सहायता लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू शैल गेट अ बाइक इफ यू सिक्योर 90% मार्क्स। कोई कह रहा है स्टूडेंट को, गार्जियन वगैरह, कि यू शैल गेट अ बाइक इफ यू सिक्योर 90% मार्क्स। यहाँ शैल से क्या आइडिया निकल रहा है, कौन सी नोशन व्यक्त की जा रही है? वो है प्रॉमिस। एक तरह से प्रॉमिस है कि यदि तुम्हारे 90% मार्क्स आ गए तो एक बाइक मिलेगी। तो एक तरह से प्रॉमिस है, ठीक है। इस तरह से दूसरा एग्जांपल है, यू शैल टेल द ट्रूथ। आपको सच बोलना पड़ेगा, सच बोलना होगा, एक तरह से थ्रेट है, अन्यथा उसका बुरा परिणाम निकलेगा। तो यू शैल टेल द ट्रूथ, ये क्या है? ये है थ्रेट। पहले वाला प्रॉमिस, वादा, किसी से कोई वादा किया जा रहा है। दूसरे वाले में थ्रेट, थ्रेट मीन्स धमकी, एक तरह से धमकी है, चाहे वो वेल्ड है, ढकी टुकी है, क्लियर नहीं है, पर है उसमें धमकी। यू शैल टेल द ट्रूथ। इस तरह से एग्जाम्पल है तीसरा, यू शैल नॉट गो टुडे। इसमें जो शैल का यूज हो रहा है वो कौन से आइडिया को व्यक्त कर रहा है? वो है कमांड। इसमें कमांड दी जा रही है किसी को कि आप ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। एक तरह से आदेशात्मक वाक्य है और ये कमांड है इसके अंदर। यू शैल नॉट गो टुडे, एक उस लहजे में कहा जा रहा है कि जैसे कमांड दी जा रही है किसी को कि ऐसा आप करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। यू शैल नॉट गो टुडे। और नेक्स्ट है, एवरीथिंग शैल बी डन अकॉर्डिंग टू लॉ। हर चीज लॉ के अकॉर्डिंग, कानून के मुताबिक की जाएगी। तो ये सब क्या है? इसमें क्या व्यक्त हो रहा है? लास्ट वाले में डिटर्मिनेशन है। ये शो कर रहा है हमारा डिटर्मिनेशन। दृढ़ निश्चय है, ये हमारा दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा है कि जो भी काम होगा कानून के मुताबिक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये कुछ नोशंस हैं, कंसेप्ट्स हैं, आइडियाज हैं, जो कि हम शैल के माध्यम से व्यक्त करते हैं। ये शैल हमारी जो ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है शुड। इसको देखते हैं, शुड क्या क्या व्यक्त करता है? इट डिनोट्स दीज कंसेप्ट: एडवाइस, ऑब्लिगेशन, कंडीशन और पर्पज। कहने का मतलब सलाह या कोई ऑब्लिगेशन है, कोई नैतिक कर्तव्य है, ड्यूटी है हमारी। ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटी, और कंडीशन कोई शर्त वगैरह हो, और पर्पज मीन्स उद्देश्य। इस तरह की कंसेप्ट अगर व्यक्त करनी हो तो हम शुड का सहारा लेते हैं। जैसे इसमें पहला एग्जांपल है, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो कोई किसी को अगर इस तरह की बात कह रहा है कि आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, इसका मतलब उसको वो एडवाइस दे रहा है। तो ये क्या है जो इसमें कंसेप्ट व्यक्त की जा रही है? वो है एडवाइस की। नेक्स्ट एग्जांपल है, यू शुड पे द टैक्स इन टाइम।
आपको समय से टैक्स अदा करना चाहिए, टैक्स भरना चाहिए। तो ये एक तरह से हमारी एक तरह से ड्यूटी बनती है, ऑब्लिगेशन है, ये एक ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है। इसको व्यक्त करने के लिए शुड का सहारा लिया गया। शुड का एक और यूज है, वैसे तो ज़्यादातर शुड जो है सेंटेंस शुरू होने के बाद सब्जेक्ट के बाद आता है, लेकिन कभी कभी सेंटेंस के प्रारंभ में भी शुड आता है, बहुत कम ऐसा होता है लेकिन आता है। जैसे इसमें है शुड यू गो देयर ही विल हेल्प यू। ये शुड जो है इट इज इक्विवेलेंट टू इफ, ये इफ के बराबर है। जो काम इफ करता है वही काम यहाँ पर शुड कर रहा है। तो और इसका मतलब क्या निकला, शुड यू गो देयर ही विल हेल्प यू, यदि आप वहां जाएंगे तो वह तुम्हारी मदद करेगा। क्या व्यक्त हो रहा है इसमें, कंडीशन। जो कंसेप्ट है इसमें, नोशन है, वो है कंडीशन। कंडीशन लगी हुई है कि यदि आप वहां जाएंगे तो वह आपकी हेल्प करेगा, नहीं जाएंगे तो नहीं करेगा। तो इसमें कंडीशन व्यक्त हो रही है, और कंडीशन को व्यक्त करने के लिए शुड का सहारा लिया गया है। नेक्स्ट है ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही शुड फेल। इसमें शुड जो है लास्ट की तरफ आ रहा है, और इसका भी कंट्रोल जो है इधर लेस्ट के साथ ये जुड़ा हुआ है। लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाई शुड, लेस्ट के बाद शुड आता है, या फिर और कुछ नहीं आता, वुड या कुड वगैरह नहीं लगा सकते। तो पर ये यहाँ पर ये कौन सी आइडिया को या नोशन को व्यक्त कर रहा है, वर्क, ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही शुड फेल। वह कठिन परिश्रम करता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए। तो क्या क्या हुआ, आइडिया, पर्पज, उद्देश्य है। यहाँ पे पर्पज व्यक्त हो रहा है, उद्देश्य व्यक्त हो रहा है कि हार्ड वर्क करने का उद्देश्य क्या है, ताकि वो फेल ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाए। तो ये पर्पज शो हो रहा है। सेंटेंस कुछ है, लेकिन बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ दिस modal auxiliary should, the mood is being changed, and that mood is telling us about the notion or the concept or the idea that is being expressed through this sentence. Now the next one, next modal auxiliary is may. ये कौन कौन सी आइडिया को व्यक्त करती है, may, परमिशन, पॉसिबिलिटी, विश और पर्पज। आज्ञा, संभावना, इच्छा, अभिलाषा और उद्देश्य, ये चार चीजें व्यक्त करने के लिए ज्यादातर मे का प्रयोग किया जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे पहला एग्जांपल है, बहुत ही कॉमन है, आप सब लोग बोलते आए हैं, मे आई कम इन सर। इसमें मे जो है वो परमिशन मांगने के लिए यूज हो रहा है। परमिशन मांगने के लिए मे का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। और दूसरा है ही मे बी इलेक्टेड सेक्रेटरी, उसका सेक्रेटरी के रूप में चयन हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है, ही मे बी इलेक्टेड, तो क्या हो गया, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए भी हम इसका सहारा लेते हैं, मे का। नेक्स्ट है मे यू लिव लॉन्ग। ये क्या व्यक्त हो रहा है इसमें, इस मे से विश है, हम किसी को विश कर रहे हैं कि ईश्वर करे कि आप चिरंजीवी हो, आपकी लंबी उम्र हो, इस तरह से कोई बात व्यक्त करनी हो या कहनी हो, तो मे का सहारा लेते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। तो ये है विश। इस थर्ड सेंटेंस के अंदर विश। और लास्ट वाले में वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाना खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। तो यहाँ पर मैं क्या व्यक्त कर रहा है, खाना खाने का उद्देश्य क्या है, वाई डू वी ईट सो दैट वी मे लिव। यहाँ पर मैं जो है पर्पज शो कर रहा है, उद्देश्य, ठीक है। ये इसके यूजेस हो गए शुड के और मे के। नेक्स्ट इसी का पास्ट टेंस हो जाएगा मे का, दैट इज माइट।
माइट देखते हैं क्या क्या शो करता है। एक तो माइट जो है पास्ट टेंस है इसका, मे का। मे वाले जितने भी आइडियाज हैं, जितने भी नोशंस हैं, उनको अगर सेंटेंस को पास्ट में ले जाएंगे तो माइट हो जाएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो मे का माइट हो जाएगा, उसमें कोई खास बात नहीं है। इसका अपना स्पेशल जो यूज है वो है ये रिमोट पॉसिबिलिटी। माइट जो है वो रिमोट पॉसिबिलिटी यानी कि बहुत ही कमजोर संभावना, वीक पॉसिबिलिटी और रिमोट पॉसिबिलिटी, कमजोर संभावना को व्यक्त करता है। एग्जाम्पल है द पेशेंट माइट रिकवर। अब ये माइट है, माइट लगा दिया तो इसका मतलब उसके मरीज के स्वस्थ होने की जो संभावना है बहुत कम हो जाती है। ठीक है, अगर मे लगाते तो इसका मतलब कुछ संभावना थी, पॉजिटिव था, और माइट लगा दिया तो पॉसिबिलिटी और कम हो गई, वीक हो गई, रिमोट हो गई। द पेशेंट माइट रिकवर, तो ये क्या है, ये है रिमोट पॉसिबिलिटी। और नेक्स्ट वाले में ही माइट पास द एग्जाम, इसका मतलब कोई जिसके बारे में बात हो रही है वो पढ़ाई में कमजोर है, स्टडीज में बहुत ही वीक है, और इसलिए उसके पास होने के चांसेस कम है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ही माइट पास द एग्जाम। तो इसके अंदर भी क्या है, कोई रिमोट पॉसिबिलिटी इसके अंदर भी है। नेक्स्ट है मस्ट। मस्ट जो है वो ये जो कंसेप्ट हैं तीन व्यक्त करता है, नेसेसिटी, ड्यूटी और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ये तीन चीजें व्यक्त करता है। नेसेसिटी मीन्स आवश्यकता, ड्यूटी मीन्स कर्तव्य, ऑब्लिगेशन, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मीन्स तीव्र संभावना, किसी चीज की बहुत ज्यादा संभावना हो, जैसे माइट वाले में आया था रिमोट पॉसिबिलिटी, कम संभावना हो, बहुत ही कम संभावना हो किसी काम के होने की तो माइट लगाएंगे, और ज्यादा संभावना हो तो मस्ट लगाएंगे। तो यू मस्ट रीच देयर इन टाइम, यहाँ पर मस्ट क्या व्यक्त कर रहा है कि कहीं जाना है और आवश्यक है पहुंचना, टाइम से पहुंचना आवश्यक है, तो हम मस्ट का यूज करेंगे। और यहाँ पे जो नोशन व्यक्त हो रहा है, आइडिया व्यक्त हो रहा है, वो क्या है, नेसेसिटी, आवश्यकता व्यक्त हो रही है, नेसेसिटी व्यक्त हो रही है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है यू मस्ट नॉट स्टील। मस्ट के साथ में क्या लग गया, नॉट, नॉट लगा दिया तो इसका अलग नोशन हो गया, नॉट लगाते ही एक तरह से प्रोहिबिशन टाइप हो गया, निषेध हो गया, लेकिन यहाँ पे निषेध नहीं है, एक तरह से ये ड्यूटी, हमारी जो नैतिक कर्तव्य है, ऑब्लिगेशन है, वो व्यक्त कर रहा है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। स्टील मीन्स चोरी करना, चोरी नहीं करनी चाहिए, यू मस्ट नॉट स्टील, आपको चोरी नहीं करनी चाहिए, ये क्या है, आपकी ड्यूटी है या ऑब्लिगेशन है, नैतिक कर्तव्य है। नेक्स्ट एग्जांपल है वेयर देयर इज स्मोक देयर मस्ट बी फायर। जहां पर धुआं निकल रहा है, जहां से वहां आग जरूर होगी, कहावत भी है। तो क्या चीज व्यक्त हो रही है यहाँ पर, ये जो मस्ट है ये क्या व्यक्त कर रहा है, अगर धुआं है तो आग होगी, आग होने की संभावना कम है या ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तीव्र संभावना है, इसीलिए मस्ट का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर क्या व्यक्त हो रहा है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी व्यक्त हो रही है। ठीक है, ये तो हुई मस्ट की बात। अब आते हैं नेक्स्ट ऑट टू। ऑट के बाद में टू जरूर आता है, बिना टू के ऑट का यूज नहीं होता है, एक तो ध्यान रखना है। और फिर देखते हैं ऑट क्या क्या व्यक्त करता है, मॉरल ड्यूटी और स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, नैतिक कर्तव्य, और बहुत ज़्यादा कोई संभावना, संभावना तो क्या, संभाव्यता जिसको कहते हैं, कोई एक्शन जो नहीं हुआ है आज तक और उसके होने की संभावना व्यक्त करते हैं, तो संभाव्यता के अंतर्गत आता है, प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल इसका वी ऑट टू सर्व आवर पेरेंट्स। पहला एग्जाम्पल, हमें अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये क्या है, हमारा नैतिक कर्तव्य है। नैतिक कर्तव्य है तो क्या हुआ, ये मॉरल ड्यूटी।
इसको व्यक्त करने के लिए ought to का सहारा लिया गया। नेक्स्ट एग्जांपल है he ought to get a scholarship। किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के आधार पर लग रहा है कि उसको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, एक तरह से संभाव्यता व्यक्त की जा रही है, तो ought to का प्रयोग हुआ है और ये है स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी इसके अंदर। ये तो ही बात ought to की, might, must, ought to। इसके बाद दो और हैं, हालांकि ज़्यादा यूज में नहीं है, जो हमारी जो ऑक्सिलरीज हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज, उसमें नीड और डेयर दो और ऑक्सिलरीज हैं, उनको देखते हैं। नीड क्या शो करता है? यदि इसके साथ नॉट लगा दिया जाए, नीड प्लस नॉट, ये लैक ऑफ रिक्वायरमेंट जो है ये तब होता है जब नीड प्लस नॉट, वैसे इट कैन बी यूज्ड एज ए मेन वर्ब आल्सो, पॉजिटिव सेंटेंस में ऐसे मेन वर्ब यूज होती है, बट व्हेन वी यूज नॉट आफ्टर इट, इट बिकम्स ऑक्सिलरी एंड इट डिनोट्स लैक ऑफ रिक्वायरमेंट, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं हो, आवश्यकता का अभाव हो, तो उसको हम व्यक्त करने के लिए इस तरह का सेंटेंस बनाते हैं, यू नीड नॉट वरी अबाउट द एग्जाम, आपको परीक्षा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो दैट इज नीड, लैक ऑफ रिक्वायरमेंट, देयर इज नो नीड एट ऑल टू वरी अबाउट द एग्जाम, यू नीड नॉट वरी अबाउट द एग्जाम। क्या हो गया इसमें? ये हो गया लैक ऑफ रिक्वायरमेंट। इसी तरह से नेक्स्ट और लास्ट ऑक्सिलरी है वो है डेयर। डेयर मीन्स एक तो करेज, किसी को डेयर करते हैं कोई काम करने के लिए, तो होता है चैलेंज, चैलेंज करते हैं, और इससे जो हम करेज या साहस को भी व्यक्त करते हैं। करेज, साहस, और चैलेंज, चुनौती, इन दो चीज़ों को व्यक्त करने के लिए डेयर यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है हाउ डेयर यू एंटर माय ऑफिस, हाउ डेयर यू एंटर माय ऑफिस, इसमें डेयर आ गया। और ये एक और टॉपिक में बताया था आपको जब हम कर रहे थे नॉन फाइनाइट्स के अंदर बेयर इन्फिनिटिव आ रहा था, उस टाइम बताया था आपको कि हाउ इट इज फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट टू, दैट इज बेयर इन्फिनिटिव, जो कि अभी फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं। एट द मोमेंट आवर फोकस इज ऑन ऑक्सिलरीज। तो ये एज एन ऑक्सिलरी जो है ये डेयर यूज होता है, तो क्या शो करता है? करेज, साहस, ये साहस को व्यक्त कर रहा है यहाँ पे, हाउ डेयर यू एंटर माय ऑफिस। नेक्स्ट एग्जांपल है यू डेयर नॉट कैच अ कोबरा, आप एक कोबरा को नहीं पकड़ सकते हैं, एक तरह से चैलेंज है। और यहाँ पर जो डेयर प्लस नॉट आ रहा है ये चैलेंज को व्यक्त कर रहा है, एक तरह से चुनौती है, किसी को चुनौती दी जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज, वो समाप्त हुई। शुरू से हमने देखा कि मॉडल ऑक्सिलरीज आर हेल्पिंग वर्ब्स व्हिच टेल द मूड ऑफ द मेन वर्ब, और एक बात और बताई थी कि ये डिफेक्टिव वर्ब्स कहलाती हैं। दीज आर कॉल्ड डिफेक्टिव वर्ब्स बिकॉज दीज कैनॉट बी यूज्ड इन ऑल द टेंसेस। ये या तो प्रेजेंट टेंस में यूज होती हैं या पास्ट में होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सभी टेंसेस में इनका प्रयोग नहीं हो सकता, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड डिफेक्टिव वर्ब्स। और फिर ये आपको बताया कौन कौन सी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, और एक एक करके इनको सबको लिया, इनके सबके एग्जांपल्स, and what are the different concepts and notions that are expressed by using these auxiliary verbs, ये सब हमने देख लिया है। इसको
एक बार और आप रिवाइज करना, जो भी आपके पास बुक है रस्तोगी की या रन एंड मार्टिन बहुत लंबे समय से यूज़ हो रही है, और इसके अलावा कोई भी बुक आपके पास हो उसमें से आप इस टॉपिक को पढ़ना, रिवाइज करना, और फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो किसी दिन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।